हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसका रीज़न ये है कि वैसे भी ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बट अभी ये न्यूज़ में भी है। न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज नीति आयोग का एक मेगा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जो वो ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन देखने को मिल रही है कि मतलब ये इकोलॉजिकली इन आइलैंड्स को हार्म पहुंचाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि जो इनकी लोकेशन है, वो जो भी इनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड हिस्ट्री है, एंड उसके साथ साथ जितने भी पीवाईक्यूज आज तक यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो है कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनकी लोकेशन क्या है। तो ये है हमारा इंडिया, ये बे ऑफ बंगाल रीजन है। यहाँ पर हमें श्रीलंका देखने को मिलती है, इस साइड में हमें बाकी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे थाईलैंड हो गया और बाकी सारे जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये सब। तो बेसिकली जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है? इंडियन ओशन के अंदर ही बे ऑफ बंगाल रीजन में हमें ये आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इन आइलैंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अभी उसे हम और भी डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ एक वेग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो ये है हमारे पास जो हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं और ये है हमारे पास निकोबार आइलैंड्स, और इनको जो सेपरेट करती है लाइन उसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है। अभी इनके बारे में और इनके जो भी आइलैंड्स इसके अंदर भी प्रेजेंट है उन्हें भी हम डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी हमें इतना पता है कि बे ऑफ बंगाल में ये आइलैंड्स है, दो डिस्टिंक्ट ग्रुप है इसके, 10 डिग्री चैनल इन दोनों आइलैंड्स को सेपरेट करता है। 836 के अप्रॉक्स आइलैंड्स है जो कि गवर्नमेंट की जो साइट है उसके ऊपर डेटा के ऊपर दिया हुआ है। और ये सिंगल यूनियन टेरिटरी की तरह जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसे एडमिनिस्टर करती है। और अगर हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट कौन सा है जो अंडमान एंड निकोबार से डील करता है, वो है कैलकाटा हाई कोर्ट। ये एक पीवाईक्यू भी है जो यूपीएससी ने पहले एक बार पूछा हुआ है। और अगर हम इन आइलैंड्स को, अगर जैसे ये एक चेन है आइलैंड्स की, तो अगर हम इस चेन को देखते हैं तो इस चेन से एक चीज़ जो पर्टिकुलरली हमें समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि ये एक आर्कुएट चेन है। दैट मीन्स कि एक कॉन्वेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिसका जो कॉन्वेक्स साइड है वो वेस्ट की तरफ पॉइंट करता है। दैट मीन्स एक आर्कुएट चेन है जिसमें कि कॉन्वेक्सिटी जो है वो वेस्ट की साइड पे है। और इसके रिलेटेड एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि अप्रॉक्सीमेटली 1962 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो कवर करते हैं। तो इतना हमें अभी तक समझ में आ चुका है कि अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं दे आर लोकेटेड बे ऑफ बंगाल रीजन। इसमें दो ग्रुप है बेसिक, जो अगर हम देखें अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स, और साथ में इनको जो डिवाइड करती है लाइन, दिस इज द 10 डिग्री चैनल। अगर हम लेंथ वाइज देखें तो इट इज़ अराउंड 590 किलोमीटर्स एंड ब्रेथ वाइज देखें तो 58 किलोमीटर्स की विड्थ है यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग जो बिल्कुल बेसिक है। अभी हमें इतना पता चल चुका है, तो चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट जो हमें कवर करना है वो करनी है एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन। ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगी। तो इनिशियल फेजेस में 1857 जब हमारा रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो थे देवर इन कंट्रोल ऑफ विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहाँ पर इस टाइम के अराउंड पे ब्रिटिश ने एक पीनल कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी जहाँ पर वो हमारे जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज होते थे उनको जेल में भेजते थे। और इस पर्टिकुलर सज़ा को काला पानी की सज़ा बोला जाता था। ऐसा इसलिए बोला जाता था क्योंकि इंडियंस में एक नोशन होता था कि मतलब सपोज ये हमारा इंडिया है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन ये, तो इंडिया में एक जो लोग रहते थे उनका एक नोशन होता था कि अगर वो कोई भी ओशन को क्रॉस करते हैं तो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रेफर करते थे कि इंडियंस को एक ओशन को क्रॉस कराकर ले जाने में। और इसको ना वाटर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि वाटर ऑफ डेथ क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो अभी हमें इतना तो समझ में आ गया कि 1857 में ये सिर्फ एक पीनल कॉलोनी हुआ करती थी जहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सजा दी जाती थी। देन 1942 में जब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम चल रहा था उस टाइम पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को जापानीज लोगों ने ऑक्यूपाई किया था। 1943 में जो आइलैंड्स थे ना, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये ऐसे फर्स्ट पार्ट है इंडिया का जो कि लिबरेट हुआ था फ्रॉम ब्रिटिश रूल। मतलब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 1943 में ही लिबरेट हो चुके थे। और ऐसा किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने यहाँ पर अपना जो नेशनल आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसका ट्राई कलर होस्ट किया था। इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये फर्स्ट टेरिटरी थी जिसको ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। लेकिन 1945 में ब्रिटिश ने इसे फिर से रीऑक्यूपाई कर लिया था। 1947 में ऑल्दो जो ब्रिटिश के जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि अंडमान एंड निकोबार उनकी ही एक टेरिटरी बन के रहे, बट उस टाइम जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने इंडिया को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रखने दिए। तो
1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली एंड 1962 तक ये जो आइलैंड्स थे ये काफ़ी ज़्यादा निगलेक्टेड थे। और इसका एक रीज़न ये भी था जस्ट बिकॉज ऑफ काला पानी, और यहाँ से जितनी भी यादें थी वो कुछ खास अच्छी नहीं रही थी। इस वजह से इंडिया ने इन आइलैंड्स के ऊपर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट 1962 में क्या हुआ कि चाइना जो थी ना, अभी ये वही टाइम है जब यहाँ पर हमारी इंडो पाकिस्तान वॉर और चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहते थे। तो जब हमने देखा कि चाइनीज़ कोई यहाँ पे वेसल यानी कि शिप हमें अंडमान एंड निकोबार के आसपास देखने को मिली, इसी वजह से गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक नेवल बेस बनाने की सोची 1962 में। देन 2001 में क्या हुआ था, इंडिया का जो एक फर्स्ट जॉइंट एंड ऑपरेशनल कमांड सेंटर बनाया गया, यानी कि ये एक ऐसा सेंटर था, अंडमान एंड निकोबार कमांड। ये एक ऐसा सेंटर था जिसे पोर्ट ब्लेयर में बनाया गया, जहां पर कि हमारी तीनों की तीनों सर्विसेज, दैट इज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों के तीनों का ही एक कमांड सिस्टम बनाया गया। तो चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में समझना है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसमें ये देखिए कि सबसे पहले ना ये है हमारा पूरा का पूरा अंडमान, और ये है हमारे निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स, और अब तक जितना हमें पता है कि इन दोनों को जो सेपरेट करता है वो क्या है, 10 डिग्री चैनल है। तो बेसिकली ये अंडमान के जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और ये निकोबार के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। यहाँ ये पूरा जो रीजन है ये है बे ऑफ बंगाल रीजन, और ये वैसे देखा जाए तो ओवरऑल तो ये इंडियन ओशन है। इसे हम यहाँ पर जो प्रॉपर जो एरिया है उसे हम अंडमान सी बोलते हैं। तो ये बेसिक एक आउटलाइन है। अब चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे अंडमान हो गया, इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और साथ के साथ एक हमें यहाँ पर छोटा आइलैंड देखने को मिल रहा है जिसे हमने क्या बोला है, लिटिल अंडमान। तो जो ये नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है और साउथ अंडमान है, ये पूरे का पूरा जो एक एरिया हमें दिख रहा है इसे हम कहते हैं ग्रेट अंडमान। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रेट अंडमान और ये हो गया लिटिल अंडमान। तो ये जो ग्रेट अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, इनको सेपरेट कौन करता है, ये एक सी का पैसेज है। तो इस पर्टिकुलर सी पैसेज को हम क्या कहते हैं, डंकन पैसेज। तो ये डंकन पैसेज हो गया। और अभी अगर कोई हमसे पूछे कि भाई यहाँ पर एक ये भी तो दिख रहा है ना, ये कोको चैनल। ये कोको चैनल क्या है, ये नॉर्थ अंडमान से जस्ट ऊपर वाला जो एक सी का पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोको चैनल। और कोई पूछे डंकन पैसेज क्या होता है, तो डंकन पैसेज जो है ये पूरा का पूरा जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसके अंदर दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ग्रेट अंडमान और साथ के साथ लिटिल अंडमान। तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को जो पर्टिकुलर सी का एक स्ट्रेच है जो सेपरेट कर रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, डंकन पैसेज। तो ये हो गया डंकन पैसेज, और यहाँ हो गया कोको चैनल, और ये एक जो बड़ा हमें देखने को मिलता है ये क्या है, 10 डिग्री चैनल है। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे ना जब भी हम अर्थ को देखते हैं, जैसे ये 0 डिग्री हो गया, तो इसके ऊपर ये जितने भी हमें लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं उसी में से एक लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ है, जो बेसिकली जहाँ पर ये लाइन है इसी जगह पर क्या है, यहाँ पर हमें अपना जो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। देन 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है ये हमारा अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। अब निकोबार आइलैंड्स में भी हमें कुछ कुछ आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये है कार निकोबार। देन हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुछ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनको अगर आप ना भी याद कर पाओ देन इट्स ऑल्सो फाइन, बट फिर भी हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, ये है लिटिल निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो जो अभी न्यूज़ में चल रहा है कि नीति आयोग जो है वो यहाँ पर एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने वाला है, तो ये जो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये ग्रेट निकोबार के ऊपर बनने वाला है। एंड ग्रेट निकोबार ही जो है वो सदर्न मोस्ट जो टिप है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये पूरा जो एरिया है ये इंडियन ओशन है, और इंदिरा पॉइंट क्या है, अब ये इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। सदर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, इंडिया का। तो ये किसके ऊपर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। देन इसके बाद हमें एक चीज़ और, इन्हें और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो अगर हम अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक माउंटेन पीक है जिसका नाम क्या है, सैडल पीक है। जो ये सैडल पीक है ये पूरे के पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, सबसे ऊंचा पीक है पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार PYQ में पूछा जा चुका है। देन इसके बाद हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि सैडल पीक तो हमने देख लिया। इसके बाद जैसे कि ये मिडिल अंडमान है, ठीक है, मिडिल अंडमान से जस्ट हमें यहाँ देखो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या देखने को मिल रहा है, बैरन आइलैंड। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, किसके साथ में हमें देखने को मिल रहा है, मिडिल अंडमान के पास में हमें ये देखने को मिल रहा है।
इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये देखो एक हमें नारकोंडम आइलैंड्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो बेसिकली नॉर्थ अंडमान के आसपास में हमें देखने को मिल रहे हैं। हमें बस पता होना चाहिए कि नॉर्थ अंडमान के आसपास में नारकोंडम आइलैंड्स है, मिडिल अंडमान के पास में बैरन आइलैंड है। इसके बाद ये जो है ये साउथ अंडमान है। साउथ अंडमान के ऊपर भी एक पीक है जो बेसिकली क्या है, माउंट हैरियट पीक है। अब ये जो माउंट हैरियट है इसकी भी अपनी खुद से एक इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है कि इसका नाम चेंज करके माउंट मणिपुर रख दिया गया। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 1891 जो था ना, 1891 में जो ब्रिटिशर्स थे और जो मणिपुरीज थे उनके बीच में आपस में वॉर हुई थी। तो ये जो एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी, इसका बेसिक जो मतलब हुआ क्या था इसकी वजह से कि जो जितने भी मणिपुर के जितने भी प्रिजनर्स थे उनको माउंट मणिपुर पे ले जाकर ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया था। तो मतलब कि यहाँ पर उनको एक तरीके से जेल के लिए लेकर आए थे वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर लेकर आते थे। ऑल्दो जो सेल्युलर जेल थी वो तब तक नहीं बनी थी, तो इसीलिए जितने भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 21 से ज़्यादा जो प्रिजनर्स थे मणिपुर वॉर के, उनको यहाँ माउंट हैरियट पर ही लेकर आया गया था। तो उसी चीज़ को कोमेमोरेट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली माउंट हैरियट का नाम जो है वो माउंट मणिपुर रख दिया है। तो बस इसको हमें पता होना चाहिए, बस एक नाम पता होना चाहिए कि माउंट हैरियट जो है दैट इज रिलेटेड टू जो 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी उससे रिलेटेड है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अब जैसे हमने देखा कि माउंट मणिपुर तो ये रहा। अब ये जो साउथ अंडमान वाला रीजन है इसी के ऊपर क्या है, पोर्ट ब्लेयर है विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए देर आर 3 पर्टिकुलर आइलैंड्स, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पहला जो आइलैंड है मतलब इनिशियली इनका नाम क्या होता था, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, रॉस आइलैंड, लेकिन इनका नाम बदल के क्या रख दिया गया, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये 3 आइलैंड्स हैं जो बेसिकली साउथ अंडमान के आसपास में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेट अंडमान, यहाँ पर हो गया लिटिल अंडमान, फिर अब ये जो 10 डिग्री चैनल। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर। तो अब जो बारी है वो है निकोबार आइलैंड्स की। ठीक है। इसमें देखो ये कार निकोबार, यहाँ पर ये जो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनके बीच में देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सोमोरीरो चैनल। ये जो सोमोरीरो चैनल है अगर ना भी याद हो तो भी कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक नाम है तो हमें याद रखना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता आगे कभी कब पूछ लें। देन इसके बाद ये जो कुछ आइलैंड्स हैं इनका नाम क्या है, चौवरा आइलैंड्स, कमाटा आइलैंड्स, नानकौरी आइलैंड्स, कचल आइलैंड्स। ठीक है। चौरा आइलैंड, कमाटा आइलैंड्स, नानकौरी आइलैंड्स, कचल आइलैंड्स, ये सब किसका पार्ट है, ये निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कार निकोबार, यहाँ पर ये कुछ पर्टिकुलर आइलैंड्स है, ये है अब लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार जो बेसिकली न्यूज़ में है। ठीक है। तो ये जो है सोमोरीरो चैनल है। नेक्स्ट अप जो है, अब हमने इसको तो डिटेल में देख लिया। अब हाँ, एक और है ये बैरन आइलैंड वाली चीज़। तो बैरन आइलैंड के बारे में भी हमने देख लिया है, नारकोंडम आइलैंड्स देख लिए, सैडल पीक देख लिया, एंड देन ये सारे जो आइलैंड्स है ये देख लिए, ये प्रॉपर अंडमान ग्रुप देख लिया हमने, निकोबार ग्रुप देख लिया, एंड अब ये हो गया। चलो अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें जल्दी से डिस्कस करना है। तो ये जो है ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बैरन आइलैंड है ये 2018 में पूछा गया है यूपीएससी में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं आउट ऑफ दीज 3। ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि बैरन आइलैंड जो वॉल्केनो है इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। अभी अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि हमने कहाँ देखा, ये रहा बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड जो है वो मैंने बताया था कि हाँ ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, और साथ के साथ अभी इसकी मोस्ट रिसेंट जो हमें देखने को मिली है वॉल्केनिक एक्टिविटी वो हमें कब देखने को मिली है, 2017 में देखने को मिली है। तो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और हमें पता है कि ये किसका पार्ट है, ये हमारा अंडमान आइलैंड्स के आसपास में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट वो देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। क्या ऐसा है, चलिए देखते। ये देखो बैरन आइलैंड्स जो है वो कहाँ पर है, मिडिल अंडमान के आसपास है, और वहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निकोबार आइलैंड्स दे रखा है। तो वो स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत हो जाएगी। यहाँ पर ये जो बैरन आइलैंड्स है ये आइलैंड्स तो मिडिल अंडमान के आसपास है, और अगर हम पोर्ट ब्लेयर में की तरफ से भी देखें तो पोर्ट ब्लेयर से ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो निकोबार आइलैंड्स का तो यहाँ कोई नाम ही नहीं आ रहा। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी कि बैरन आइलैंड्स जो है वो 140 किलोमीटर्स ईस्ट है ऑफ ग्रेट निकोबार। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब ये क्या बोल रहा है, लास्ट टाइम ये जो बैरन आइलैंड था ये 1991 में हुआ था और उसके बाद से इनएक्टिव है। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, हमने देखा कि 2017 में ही इरप्ट हुआ है। तो इसमें से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 ओनली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2004 में पूछा गया है। अच्छा हाँ, अब ये जो चीज़ है ट्राइब्स की वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, तो चलो वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर हमें काफ़ी सारी ट्राइब्स देखने को मिलती है। तो
तो ये जो है बेसिकली अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से मैंने इसे निकाला है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ट्राइब वाइज पॉपुलेशन अगर हम सेंसस के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी अंडमानीज ट्राइब हो गई, बो ट्राइब हो गई, कोल ट्राइब हो गई, ऐसी ही काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं। और इसके अलावा जरावाज हैं, जरावाज, निकोबारीज, ओंगीज ट्राइब, सेंटिनलीज, और ये एक ट्राइब है शोम्पेन। तो अगर हम इस एक बार इस चार्ट को अच्छे से देखें, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले ना जो भी ये ब्लू में जो अंडरलाइंड है, ये बेसिकली 5 क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इंडिया में ना 75 के करीब ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं जिनको हम पीवीटीजीज का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में और भी हमें और अच्छे से एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी लेट्स मेक दिस वीडियो जितना शॉर्ट हो सके उतना। तो उसमें देखो जो अंडमानीज ट्राइब हो गई, जरावाज हो गई, ओंगेज हो गई, सेंटिनलीज हो गई और शोम्पेन्स हो गई, ये 5 ट्राइब्स जो हैं ये पीवीटीजीज हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो बेसिकली ये है कि ये देखो ये जो ट्राइब्स है जो पिंक में थोड़ी सी हाईलाइटेड है, ये यूजुअली निग्रोइड है। मतलब ऑल्दो ये भी है, बट ये जो मेन जो है ये हमें याद रखनी है, क्योंकि इनका नाम कभी भी लेकर पूछा जा सकता है। तो अब बस एक बात देखो, ये जो ट्राइब है शोम्पेन, ये ओनली मोंगलॉइड ट्राइब है, यानी कि मोंगलॉइड एक वैरायटी होती है, उसी तरीके से ये ओनली मोंगलॉइड ट्राइब है जो रिसाइड करती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। ठीक है, तो अभी एक बार के लिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा हुआ था। यहाँ क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आउट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग पीपल ऑफ ओंगे ट्राइब लिव इन। तो ओंगे ट्राइब कहाँ रहती है, अभी अभी हमने देखा ओंगे ट्राइब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट अप हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस में जो है शोम्पेन ट्राइब मिलती है। शोम्पेन ट्राइब जो है ये निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलती है। नीलगिरी हिल्स नहीं, स्पीति वैली नहीं, लक्षद्वीप आइलैंड्स नहीं। और अभी अभी हमने क्या देखा था कि जो शोम्पेन ट्राइब है बेसिकली यही एक इकलौती ऐसी ट्राइब है विच इज मोंगलॉइड इन नेचर। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, 1997 में पूछा था कि ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अपग्रेड। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या पूछ रखा है, ऑस्ट्रेलॉइड रेस, कॉकेसॉइड रेस पूछा है, मोंगलॉइड पूछा है, निग्रॉइड पूछा है। ठीक है, तो जो अंडमान एंड निकोबार पे मेजोरिटी है ट्राइब्स की वो निग्रॉइड रेस है। और जैसे मंगोलॉइड का हमने एक एक्सेप्शन देखा था, वो क्या था, वो थी शोम्पेन ट्राइब। तो शोम्पेन ट्राइब यहाँ पर हमें मंगोलॉइड है, बट ओवरऑल अगर हम देखें ट्राइबल पॉपुलेशन, सो दैट इज निग्रॉइड इन नेचर। ठीक है, तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है ट्राइबल की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वो निग्रॉइड रेस है। मंगोलॉइड का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है शोम्पेन ट्राइब। ठीक है, तो बाकी सारी जो ट्राइब्स हैं वो निग्रॉइड ट्राइब्स हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये जो है ये दूसरा एक और टाइप है कि श्रियू जो है, तापीर है, ये वेस्टर्न, ये भी मालाबार के एक किविट, मतलब ये भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो मालाबार रीजन में रहते हैं वेस्टर्न घाट्स पे। जैसे कि हमें पता है कि मालाबार किविट है, श्रियू है, तो ये भी एक अलग से थोड़ा सा आपको इसको बाद में देखना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से पूछा हुआ था, तो इसका हाँ मतलब हमें इतना तो पता है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है रहते हैं। ऑल्दो इसका आंसर जो था वो बोथ 1 and 2 था। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, तीनों में ही हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलती है। कोरल रीफ्स क्या होती है इनके ऊपर आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो। अभी के लिए हमें इतना पता है कि हाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे हमें कोरल रीफ्स भी काफ़ी हाई क्वालिटी की भी और क्वांटिटी की देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स के ऊपर भी आई विल ब्रिंग अनदर सीरीज, लेकिन हाँ इतना तो है कि अंडमान एंड निकोबार के पास अप्रॉक्स 10 नेशनल पार्क्स हैं और बहुत सारी ही इनके पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ये चीज़ हमें अभी एक अलग से देखेंगे, बट हाँ ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडस फॉरेस्ट। तो इसका आंसर भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है कि अंडमान एंड निकोबार जो है इनके पास में हमें मैंग्रोव्स भी बहुत सारे अमाउंट में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें इस पर्टिकुलर जो वो है, मतलब इसमें हमें डेसिडस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देन इज कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की वो कौन से हाईकोर्ट के अंदर आती है। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हाँ कैलकाटा जो हाईकोर्ट है उसके अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन होती है पूरे के पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हमें पता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीशीज ऑफ बनाना को जिसकी हाइट 11 मीटर्स तक जाती है। तो ये बेसिकली उस टाइम पर 2017 के अराउंड पे 15 to 17 एक न्यूज़ में रहा था एक बनाना की वैरायटी। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर ही इसको उगाया गया था। तो ये उस टाइम की न्यूज़ थी, बट अगर आप चाहो तो इसे और डिटेल में थोड़ा बहुत देख सकते हो। नॉट दैट रिलेवेंट अभी के लिए, बट इसका आंसर है अंडमान आइलैंड्स।
नेक्स्ट इसके बाद में एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है और नीति आयोग का ये प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो हमें पता है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के ऊपर एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो नीति आयोग जो है वो लेकर आई है, जिसका बजट अप्रॉक्स 72,000 करोड़ रुपीज़ है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की डेवलपमेंट को एम करता है। तो अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले एक बार ग्रेट निकोबार आइलैंड्स की रफ थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। इतना तो हमें पता है कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है ये अंडमान एंड निकोबार के, बट उसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो देखते हैं। तो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं उनमें सदर्न मोस्ट आइलैंड्स है ये, इसमें अप्रॉक्स 3500 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हमें एनुअली देखने को मिलती है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ना एक बार इस स्पीशीज़ को देखो, जो ये ग्रेट लेदरबैक टर्टल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स है उसके ऊपर बहुत सारी इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़ रहती है। एंडेंजर्ड है, इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो खतरे में है, आगे एक्सटेंड हो सकती है। और एंडेमिक है कि वो उस पर्टिकुलर, जैसे एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो एक ही जगह पर देखने को मिलती है, यानी कि उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें वो स्पीशी देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्पीशी को क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो ऐसी ही एक स्पीशीज़ जो है वो क्या है, हमारी जो जाइंट लेदरबैक जो टर्टल है। तो ये वाला जो टर्टल है ये एंडेमिक है यहाँ पे ही। तो इस टर्टल के बारे में हमें एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी ना नेस्टिंग जो साइट है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट, मतलब कि जैसे जो अपने ये अंडे देते हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो इनकी नेस्टिंग साइट है वो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के पास है। ये हमें अभी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रेट निकोबार क्रैब ईटिंग मकैक है, एक बंदर है जो कि क्रैब्स खाता है, आई एम सो सॉरी। और उसके साथ साथ निकोबार ट्री श्र्यू, ऐसी कुछ स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 910 स्क्वायर किलोमीटर्स के मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं अलॉन्ग इट्स कोस्ट। और जो ट्राइब्स हैं वो निकोबारीज ट्राइब, शोम्पेन ट्राइब्स, वो सब यहाँ पर रहती हैं। देन अब ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं इनके ऊपर मतलब हो क्या रहा है कि जो एक मतलब जैसे जो हमारा नीति आयोग है वो यहाँ पर क्या करने वाला है, वो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आया है और वो यहाँ की डेवलपमेंट करवाना चाहता है। तो उसी में ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना चाहते हैं, जिसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एक शिप है वो आके यहाँ पे रुक सके आराम से और अपना जो भी गुड्स है, मतलब कि एक रुकने की जगह बीच में हमें देखने को मिलेगी, जो कि नीति आयोग बनाने की सोच रहा है। तो यूजुअली क्या है कि जैसे ये इंडियन कोस्ट है, यहाँ पर अंडमान है और यहाँ पर ये जो है ये ग्रेट निकोबार है। तो अगर कोई शिप होगी वो यहाँ पे आके रुक सकेगी। यहाँ पास में ही क्या है, मलक्का स्ट्रेट है। तो इसका ना एक होमवर्क है, वो क्या है कि एक बार के लिए ना प्लीज़ जल्दी से ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का को खोल के मैप में देखिए उसकी लोकेशन को, तब आपको समझ में आएगा कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये कितना पास है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ना वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एक रास्ता है, स्पेशली चाइना के लिए। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेट के इतने पास में हमारा एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल अगर होगा तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और इंडिया जो है वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भी काम कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसको और भी ज़्यादा अच्छे से, और इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक जितनी इंपॉर्टेंस है उसे ना अंडमान एंड निकोबार की, वो मैं एक और अलग से एक वीडियो में आपको बता दूंगी। बट अभी इतना है कि नीति आयोग जो है वो एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना चाहता है। एक एयरपोर्ट की भी वो सोच रहे हैं कहाँ पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में बनाने की, साथ में पावर प्लांट, ताकि वहाँ पर सप्लाई अच्छी हो सके। एक टाउनशिप वाला भी एक पर्टिकुलर एरिया वो बनाने की सोच रहे हैं। तो बेसिकली इस सबसे जो नीति आयोग है वो करना क्या चाहता है, वो एक जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक शिपमेंट वगैरह में एक मेजर प्लेयर की तरह वो बनाना चाहते हैं, जिससे कि इंटरनेशनल और नेशनल विजिटर्स वहाँ पे अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ साथ इसकी जो एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो वर्ल्ड का बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी रूट है, दैट इज़ जो मलक्का स्ट्रेट है, स्पेशली चाइना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। उसके आसपास में अगर हमारा एक पोर्ट होगा तो उससे हमें एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगी उस पर्टिकुलर स्ट्रेट पर नज़र रखने के लिए भी। तो ये एक पर्टिकुलर डिटेल है। बट अब इसके बाद अब एक चीज़ देखो कि ये जो चीज़ है अब इसका न्यूज़ में मतलब ये क्यों है, इसका मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। बट अभी हमने देखा कि इससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बड़ा अच्छा वो मतलब कंडीशन इंप्रूव होगी। उसके साथ साथ जो है हम एयरपोर्ट देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ हमें देखने को मिलेगा कि 72,000 करोड़ की वहाँ पर डेवलपमेंट होने वाली है। तो फिर भी इसका अपोजिशन क्यों है? तो इसका अपोजिशन का जो मेन रीज़न है वो ये है कि 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को सरकार ने ना कुछ समय पहले ही डीनोटिफाई कर दिया था। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उस पर्टिकुलर जोन में पड़ रही हैं जहां पर नीति आयोग जो है वो डेवलपमेंट करना चाहता है। तो अब इनका डीनोटिफाई हो गया तो इससे क्या होगा, कि वहां पर कुछ भी वो काम कर सकते हैं और उसकी क्लियरेंस उनको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का जो हमें ध्यान में रखना है कि जो गलथी बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक मरीन टर्टल हैबिटेट है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है जाइंट लेदरबैक टर्टल की, जैसा हमने अभी देखा। तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने की सोचेंगे उससे क्या होगा कि ये जो नेस्टिंग साइट है इस टर्टल की,
इसीलिए जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ना बने इस पर्टिकुलर लोकेशन में। इसके अलावा जो इसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट है वो ओवरलैप करता है शोम्पेन सेटलमेंट के साथ। मैंने इसी वीडियो में ये बताया था कि जो शोम्पेन ट्राइब है वो इकलौती क्या है, मोंगोलॉइड ट्राइब है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर जाननी है वो ये है कि ये जो शोम्पेन ट्राइब है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट में अंदर छुप कर रहती है, जिसकी वजह से इनका जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सिंस उनका कॉन्टैक्ट आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम है, लेकिन अब जो नीति आयोग का प्लान है वो ओवरलैप करेगा जहाँ पर ये शोम्पेन ट्राइब रहती है। और इससे एक तो देखो उनके ट्राइबल जो राइट्स है उस पर अफेक्ट करेगा, उनकी नॉर्मल जो लाइफ है उसको अफेक्ट करेगा, और उसके साथ साथ जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं वो बेचारे अभी अंदर ही फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से वो अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाए हैं उन पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीजेज से रिलेटेड। तो इसी वजह से ये जितने भी लोग हैं वो उनके राइट्स को कंजर्व करने की वजह से भी इस पर्टिकुलर नीति आयोग के प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे डायमेंशंस को मैं इसमें कवर कर सकूं और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो।